हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटी जो कि लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो चीज़ के बारे में डिस्कस करा था। एक तो भाई सिटीजनशिप किस तरीके से दिया जा रहा है भाई हम लोगों को, ठीक है, और ऊपर से हम लोगों ने डिस्कस करा था यूटीज़ के बारे में कि यूटीज़ में मतलब अगर आर्टिकल देखा जाए तो यहाँ पर 1 से 4 है और यहाँ पर 5 से 11। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करा था चीज़ों को कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आर्टिकल में दी गई हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में और उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए सबसे पहला देखते हैं भाई, देखो सबसे पहले क्या है फंडामेंटल राइट्स। अब देखो फंडामेंटल राइट्स, देखो दो चीज़ें आगे चलकर आएगा भी, आप थोड़ा सा समझना जरूरी है किसके बारे में भाई। एक तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, और एक दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में थोड़ा सा ही फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है भाई, थोड़ा सा फर्क नहीं है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो बहुत कि थोड़ा बहुत फर्क है, नहीं। फंडामेंटल राइट्स हमें संविधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज दिया गया है। ठीक है, संविधान हमें ये अधिकार देता है, इसके खिलाफ अगर मतलब कोई भी अगर आपको राइट का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अगर कोई आपको राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगर एक्सप्रेशन, राइट टू बिलीफ, ठीक है, वो सब। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज होता है कर्तव्य कि भाई हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को सही तरीके से बचा कर चलना है। हमें एक तरीके से अपने फ्रीडम फाइटर्स को जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको इज्जत करना चाहिए। अपनी नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, उसको इज्जत करना चाहिए। अगर ये सब सारे काम आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो एक हो गया अधिकार आपको दिया गया, एक आपको कर्तव्य है। तो अधिकार और कर्तव्य आपस में बहुत इंटरलिंक्ड है, बस ये बात जरूर याद रखिएगा। लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको बाद में संविधान की अमेंडमेंट कर उसको एक्सचेंज किया गया था या फिर उसमें जोड़ा गया था। फंडामेंटल राइट जो है वो हमें एक तरीके से संविधान में इंक्लूडेड देखने को मिलता है। ये भी 1976 में हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, डिटेल लेक्चर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, शुरू करते हैं भाई हम लोग अपना। पहला क्या बोला गया, फंडामेंटल राइट्स। राइट्स आर क्लेम्ड ऑफ अ सोशल लाइफ एंड दे कैन हेल्प अ इंडिविजुअल टू डेवलप देयर पर्सनालिटी। राइट्स क्या है, अधिकार। अधिकार हर एक इंसान को होना चाहिए और है भी, हमारे देश में संविधान ने ये दिया है, जिससे एक पर्सन अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। क्या कर सकता है, अपनी पर्सनालिटी को क्या कर सकता है भाई, डेवलप कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट द स्टेट एक्शंस। याद रखना कि सम ऑफ द फंडामेंटल जो राइट्स है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट द स्टेट एक्शन एंड डू नॉट सेफगार्ड अगेंस्ट द एक्शन इन अ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कोई अगर प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो मान लो कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, कुछ ये कर रहा है, तो उस पर कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अगर स्टेट या फिर कोई गवर्नमेंट आपको वो चीज़ करने से मना कर रहा है जो संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है, तब एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स रोल प्ले में आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, फंडामेंटल राइट्स को गारंटी या फिर हम लोगों को गारंटी कौन करता है भाई, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करके चलता है। तो ऑल द पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी को हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अब फंडामेंटल राइट्स का है जो डिस्क्राइब किया गया वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक। जैसा कि हमने देखा था 1 से 4 हम लोगों का कहाँ था भाई, यूटीज के बारे में या यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी के बारे में। 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, ये आर्टिकल्स है। ठीक है, 5 से 11 सिटीजनशिप। और जो उसके बाद है 12 से लेकर 35 तक, पार्ट 3 में पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड था। पार्ट फर्स्ट यहाँ आ रहा था भाई, पार्ट फर्स्ट यहाँ पर आ रहा था, पार्ट फर्स्ट, और यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड मैंने आपको जब प्रीएम्बल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पूरा डिटेल एक चार्ट भी दिया था जिसके तहत आप समझ सकते हैं।
फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 12 से लेकर 35 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स वेर 7 इन नंबर। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 7 हमें एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। ठीक है, पहला था राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब यू आर द इक्वल बिफोर लॉ, मतलब आपको एक तरीके से कोई भी जो राइट्स है, मतलब या फिर कोई भी जो कानून है वो आपको एक इक्वल अधिकार देता है, या फिर आप कानून के नज़र में आप इक्वल हैं, चाहे आप कोई भी इंसान हो, चाहे रिक्शा वाले या कोई भी हो। क्लियर? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम, आपको फ्रीली रहने का जो है वो एक तरीके से अधिकार दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको कोई एक तरीके से एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, उसका अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखो यहाँ पर, ठीक है। राइट टू, देखो यहाँ सबसे पहले मैं सातों लिख देता हूँ भाई। पहला क्या था? राइट टू इक्वालिटी। क्या था? राइट टू इक्वालिटी। फिर दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तीसरा क्या है भाई? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, है ना। एजुकेशनल राइट मतलब आपको पढ़ने लिखने का, एजुकेशन लेने का अधिकार। आप कोई भी कल्चर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको एक तरीके से रोक टोक नहीं है। और एक जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, याद रखना। राइट टू प्रॉपर्टी क्या था भाई हमारा? 5 हो गया, वहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी 5 हो गया। क्या? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम और राइट ऑफ या फिर राइट टू द रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट को भी अलग, तो मतलब यहाँ पर ये 5वां नंबर हो गया और इधर ये 6ठा नंबर हो गया। 7वां नंबर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्या बोला गया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्या बोला गया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो रहा है उसको आप एक तरीके से आवाज़ उठा सकते हो और उसमें रेमेडी ले सकते हो। तो यहाँ पर चीज़ें अगर देखा जाए तो ओरिजिनली कितने थे भाई? एक तरीके से 7 नंबर्स थे जहाँ पर हमारे एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई थोड़ा सा। सबसे अब यहाँ पर एक चीज़ जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी। पहले क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, मतलब क्या? आपको संपत्ति का अधिकार है, मतलब आपके पास जो भी संपत्ति है वो आपका अधिकार है, आपसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जैसा हमारा देश धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हुआ, तो मोरारजी देसाई की सरकार ने, ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या करा भाई? इसको हटा दिया, इसको हटा दिया 44th अमेंडमेंट के तहत। देखो द राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी was deleted from the list of fundamental rights। फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से डिलीट कर दिया गया, ठीक है, बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, क्या 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको एक तरीके से क्या कर दिया गया भाई? खत्म कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद करना। उसके बाद आगे अगर देखा जाए, इट वॉज मेड अ लीगल राइट। अब देखो दो चीज है यहाँ पर, एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है लीगल राइट। फंडामेंटल राइट और एक होता है आपका लीगल राइट। लीगल राइट अब देखो 7 था भाई हमारे पास, है ना, कल्चर, रिलीजन, ठीक, सब चीज था हमारे पास। लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी उसमें थोड़ा सा खटास आ रहा था, क्योंकि आगे चलकर जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी अच्छी तरह चीजें से बताएंगे कि एक स्टेट कैसे अपने चीज़ों को लेकर चल सकता है और अपने स्टेट के लोगों के लिए कैसे भलाई का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया इट हैज मेड ए लीगल राइट, लीगल राइट बना दिया गया इसको आर्टिकल 300A पार्ट 7 के हिसाब से। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के तहत, इसको हटा के लीगल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है? एब्सोल्यूट राइट मिलता है,
एब्सोल्यूट राइट, मतलब इसका अधिकार में अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लीगल राइट हो गया कि उस पर आप जो है आप चलो ठीक है आपके पास राइट है, लेकिन आपको लीगल राइट है कि जैसे मान लो कि आपको कोई जमीन है, कोई जमीन आपको जबरदस्ती कोई छीन नहीं सकता आपकी जमीन पे, लेकिन अगर वो सरकार को लगे, जैसे कि आप देखते होंगे अभी हाईवे वगैरह बनता है, हाईवे वगैरह बनता है ना, कहीं रोड बन रहा है तो बगल में क्या था, बगल में मान लो कि मकान है, अब यहाँ पर एक हाईवे जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्राउडिंग अच्छे से नहीं मैनेज हो पाएगा, तो ये घर को तोड़ दिया जाता है। ये अगर ये आर्टिकल होता ना, मतलब अगर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट होता, अगर ये चेंज ना होता तो कभी भी कोई सरकार इसको तोड़ नहीं सकती थी, कोई जमीन प्राइवेट जमीन हथिया नहीं सकते थे जब तक वो दे ना सके। तो देखो, तो इस चीज को बहुत पहले मोरारजी देसाई के द्वारा समझ लिया गया था कि कंट्री के डेवलपमेंट में ये आड़े हाथ आएगा और इसका पावर जो है स्टेट और गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि कोई भी कहीं भी बना ले रहा है भाई, मान लो कि जमीन ले लिया, अब जमीन ले लिया भाई, अब रास्ता चौड़ा करना है उसको, अब उसको दूसरी जगह जमीन दिया जा रहा है तो वो नहीं मान रहा है, ठीक है, तो वो एक तरीके से दिक्कत हो सकता था, जिसके वजह से फंडामेंटल राइट को लीगल राइट बनाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को, याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद अब कितने बच गए फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट्स ओनली 6 वेर लेफ्ट, ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स वर लेफ्ट, ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स वर लेफ्ट, ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट ही बच गए थे राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के बाद, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई, नेक्स्ट आगे देखो भाई, आगे हमारा क्या है, राइट टू इक्वालिटी। अब एक एक करके पढ़ते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया भाई, अब राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 में डिस्कस किया गया। देखो ये ना फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस, तो फंडामेंटल राइट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा, तो ये आर्टिकल जरूर आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बोला कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि आपको लॉ मतलब जो भी कानून है, कानून आपको एक समान अधिकार देता है और आपको समान समझेगा कानून के हिसाब से, और आपको प्रोटेक्शन भी देगा कानून के हिसाब से। इट सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी, अगर कोई भी स्टेट जो है वो अगर इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो वो एक तरीके से उसका फंडामेंटल राइट्स का हनन है। बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर हमारा देश का वो निवासी है, नासी है, सिटीजन्स है। दिस प्रोविजन कन्फर्म्स द राइट टू ऑल द पर्सन्स वेदर द सिटीजन और फॉरेनर, और यहाँ तक भी ये बात बोला गया है कि इक्वल ट्रीटमेंट जरूरी है। जैसे हम लोग आते हैं कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि भाई अगर कोई मान लो कि फॉरेनर आ गया हमारे देश में तो हम लोगों ने उसको मारपीट दिया, उसको भगा दिया, ठीक है। अभी बहुत सारे हैं कि अगर महाराष्ट्र में बहुत सारे यूपी वाले लोगों को मतलब अदर मतलब जो मराठी नहीं है उनको मारा पीटा जा रहा है, तो वो आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर वो स्टेट अगर कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उसके खिलाफ वो बंदा जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उस स्टेट का खटिया खड़ा हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि भाई राइट टू प्रॉपर्टी हट चुका है, ठीक है। और एक तरीके से क्या कर रहे हो कि इक्वालिटी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। चाहे कोई भी सिटीजन आपके स्टेट में आ रहा है या आपके बाउंड्री के दायरे में आ रहा है, आप उसको इक्वल राइट प्रोवाइड करेंगे अनलेस और अनटिल वो कोई मतलब ऐसा काम नहीं कर रहा है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए खतरा है, ठीक है। क्लियर? द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर अ लॉ इज एलिमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और ये किसका है? रूल ऑफ लॉ है, जो कि एवी डिसाई के द्वारा प्रोपाउंडेड दिया गया था, जो कि ब्रिटिश जूरिस्ट था। तो याद रखना कि ये बड़ा अच्छा बात बोला गया कि भाई इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया? इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, सिंपल सी बात है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। यहाँ तक भी ना बहुत सारे ऐसे केस आए ना, एक शिक्षक था भाई कहीं शायद महाराष्ट्र का ही था, किधर था, एक शिक्षक था, वो क्या करता था, उसके क्लास में 4-5 बच्चे ऐसे थे कि जो बहुत ज़्यादा तेज थे और बाकी सारे बच्चे जो कमज़ोर थे, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था भाई, पॉलिटी वगैरह पढ़ रखा था, तो वो अपने क्लास में 12th के शायद बच्चे थे, तो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे थे, आर्ट्स के बच्चे थे, वैसा कोई केस निकल के आया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि 2-3 बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट देते थे अच्छे तरीके से, लेकिन जो और कमज़ोर बच्चे थे उनको कभी भी ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने क्या करा, कंप्लेन करा कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, जो कि क्या है, राइट टू इक्वालिटी, कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, जिसके तहत
उसको एक तरीके से वहां पर सुनवाई नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम भी होते हैं भाई, तो जो कि चीज़ों को देखकर चल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, वो आपका अधिकार है, और आपका इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब दिक्कत है। अब आते हैं द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, सम ऑफ एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है कि किस किस केस में जो है राइट टू इक्वालिटी नहीं परफॉर्म करेगा। तो बोला कि प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज पावर, और ड्यूटीज ऑफ हिज पावर, ठीक है। तो याद रखना कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल, जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है वो आंसरेबल नहीं है, किसके लिए, कोई भी कोर्ट को, कि जो भी वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो याद रखना कि सबसे अच्छी बात क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, गवर्नर स्टेट के, प्रेसिडेंट जो है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके कोई आंसरेबल नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर इनमें राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एक तरीके से उनको ड्यूरिंग द टर्म ऑफ, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या बोला, सबसे पहले भाई प्रेसिडेंट कोई भी आंसरेबल नहीं होगा अगर जब तक वो पावर में है या जब तक वो ऑफिस हैंडल कर रहा है। दूसरा कि नो क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप कंटिन्यू नहीं कर सकते प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ, ठीक है, कोर्ट में जब तक वो ऑफिस में है या फिर वो पावर में है, ठीक है। नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, कि जब तक वो ऑफिस में हैंडल कर रहे हैं या फिर जब तक वो ऑफिस में बने हुए हैं, जब तक उनका टर्म है, जब तक वो पावर में है, तब तक उनको कोई अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकता है। नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो देख रहे हो यहाँ पर क्या बोला गया कि जब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा तब तक उनको एक तरीके से कोर्ट छू तक नहीं सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उसको कभी भी कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकती है इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट। क्योंकि भाई अब मान लो कि स्टेट में क्या होता है, स्टेट के हेड होते हैं एक तरीके से गवर्नर, ठीक है, गवर्नर होते हैं, और गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो हाई कोर्ट कभी भी एक तरीके से कोई भी ऐसा इशू नहीं कर सकता है कि भाई आपको ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ नहीं करना, वो चीज़ नहीं करना, आपको अरेस्ट वारंट, वो सब कुछ नहीं कर सकता है। Irrespective या respect of any act done by him as personal capacity until the expiration of 2 months next after the notice delivered to him। तो याद रखना, ठीक है। तो हमें ये सिंपल सी बात है कि प्रेसिडेंट अगर देखा जाए, प्रेसिडेंट किसका हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है सेंटर का हेड या फिर पूरा हमारे इंडिया का हेड होता है, भाई इंडिया का हेड होता है। इन दोनों के खिलाफ कभी भी कोई भी इक्वालिटी के बारे में बात नहीं होता। यहाँ पर देखो है कि नहीं, यहाँ पर इक्वालिटी तो नहीं है कि नहीं, यहाँ तो इक्वालिटी नहीं। अगर इक्वल है, अगर सारे लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो अगर कोई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो गवर्नर या प्रेसिडेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो इशू तो कर सकता है ना उस पर कोई भी किसी भी तरीके का मुकदमा, लेकिन वो एक तरीके से लागू नहीं कर सकता है, ठीक है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट आर्टिकल 15 से रिलेटेड एक मूवी भी था भाई, आयुष्मान खुराना का, जरूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये क्या बोलता है आर्टिकल 15, प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन इन सर्टेन ग्राउंड। इट सेज दैट अ स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, क्या कि कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और अ प्लेस ऑफ अ बर्थ। मतलब कोई भी स्टेट जो होता है वो वहाँ रह रहे लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, मतलब उसका प्रताड़न नहीं कर सकता है या फिर उसको उल्टा सीधा बोल नहीं सकता है, ठीक है। किसके हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, रेस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, चाहे वो मेल और फीमेल सेक्स के हिसाब से, या फिर बोला जाए प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन बोथ स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल। कोई भी ना तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल काम कर सकता है, मतलब प्रोहिबिट कर सकता है या फिर डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, और ना ही स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। देयर आर 3 एक्सेप्शंस ऑफ अ जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। पहला, एनी स्पेशल प्रोविजन ऑफ वुमेन्स एंड सिटीजन, वुमेन्स और सिटीजन के मामले में,
एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन, सिटीजनशिप के मामले में स्पेशल प्रोविजन दिया गया सोशली एंड एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, scheduled caste, scheduled tribe regarding their admission to the educational institute including the private educational institute। ये कहीं भी अगर कोई भी SC ST कहीं भी एडमिशन लेने जा रहा है, कुछ भी लेने जा रहा है, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मान लो कि अगर कोई ऐसा स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे मान लो कि कोई अगर SC का बंदा आ गया जो कि भाई ठीक है मुझे क्या करना है यहाँ पर एडमिशन देना, लेकिन उसने बोला कि नहीं हम SC वाले लोगों को एडमिशन नहीं देते हैं, या हम हिंदू को एडमिशन नहीं देते हैं, या फिर मुसलमान को हम एडमिशन नहीं देते हैं, या फिर हम क्रिश्चियन को नहीं देते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। वो कौन बताता है? वो आर्टिकल 15 बता रहा है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है 3 जो कि आप देख सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन भी एक तरीके से दिया गया। तो बस याद रखिएगा कि आर्टिकल 15 क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन बोलता है कि भाई कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं किसी भी मामले में। आर्टिकल 16 आते हैं। आर्टिकल क्या हो गया भाई? आर्टिकल 16, आर्टिकल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला गया? कि जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी नौकरी वगैरह नौकरी चाकरी कर रहे हैं भाई, तो उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो, किसी को आप कम बढ़ा रहे हो। इट प्रोवाइड द इक्वालिटी of opportunity of all the citizen in the matter of employment, appointment of any office under the state। अगर मान लो कि CM का भतीजा है भाई, अब CM का भतीजा है, उसको PCS के रैंक नंबर 1 में कर दिया, ठीक है, उसने एग्जाम दिया नहीं, और उसको एक तरीके से अगर कहीं से भी गलती से पकड़ा गया तो वो एक तरीके से बहुत खतरनाक एलिगेशन लगेगा और उसका CM का कुर्सी तक जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का अधिकार है और सबको देना चाहिए। इट डज नॉट बाउंड अ स्टेट फॉर प्रिस्क्राइबिंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज। सर्टेन पोस्ट मे बी रिजर्व फॉर द रेसिडेंट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। देखो जैसे कि आप देख रहे हो कि है ना कि बहुत सारे स्टेट होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई जो UKSSC है, जैसे कि अभी मान लो कि एक एग्जाम कराती है उत्तराखंड की, तो वहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड के बच्चे ही भर सकते हैं वहाँ पर। तो ये बोला गया कि सरकार चाहे और ना चाहे वो उसके हाथ में कि वो जो पर्टिकुलर फॉर्म है उसके क्या क्वालिफिकेशन होंगे, उसमें कौन से बच्चे क्या भरेंगे, वो सब सारी चीज़ें स्टेट के हाथ में है, ठीक है। तो ये बात बोला गया स्टेट के हाथ में, क्लियर। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट, रिजर्वेशन भी दे सकता है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ SC और ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, उनको एक तरीके से प्रमोट भी कर सकता है और रिजर्वेशन भी अपने हिसाब से दे सकता है। तो देखते हैं बहुत सारे स्टेट रिजर्वेशन को भी आगे इसी तरीके से बढ़ाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है भाई, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एक आया था मंडल कमीशन, ठीक है, क्या था भाई? मंडल कमीशन। अब मंडल कमीशन 1979 में, कब? In 1979 the मोरारजी देसाई गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, कि भाई हम बैकवर्ड जो क्लास है उनको किस तरीके से हम फॉरवर्ड में ला सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसको हेड कर रहे थे मंडल जी, और इसका नाम दिया गया मंडल कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, देखो, BP मंडल। इसको हेड कौन कर रहे थे भाई? हेडेड बाई, इसको लिखो, हेडेड बाई BP मंडल, ठीक है, BP मंडल के द्वारा हेड किया गया, ठीक है। और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन, कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करिए। इस वक्त जो था वो इन्वेस्टिगेट करने बोला गया कि भाई कंडीशन जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं एंड सच इज द मेजर ऑफ एडवांसमेंट। बोला गया कि भाई आप जो भी सोशली सामाजिक रूप से बैकवर्ड है और एजुकेशनली जिनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिल रहा था, उनको आप एक तरीके से देखिए कितने लोग हैं हमारे देश में, और आप एक तरीके से रिपोर्ट पेश करिए कि हम किस तरीके से उन लोगों को एडवांसमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बोला गया भाई 1979 में। द कमीशन सबमिटेड इस रिपोर्ट, 1980 में इसने क्या करा? एक रिपोर्ट पेश करा और वो रिकमेंड किया कि 27% ऑफ जॉब रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC, देख रहे हो, OBC ST और SC के लिए तो था ही भाई, लेकिन जो OBCs के लिए 27% जॉब में आरक्षण देने के बारे में बात किया गया। मतलब जो भी जॉब है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाल रही है, आप भी देखते होंगे
जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकालती है उसमें 27% जो जॉब रहता है वो ओबीसी के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है, ओबीसी के लिए रिजर्व रहता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, द एडवांसमेंट सेक्शंस अमंग द ओबीसीज, द क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ रिजर्वेशन। तो यहाँ पर क्या बोला गया, द एडवांस सेक्शन अमंग द ओबीसीज, जो क्रीमी लेयर में आते हैं। देखो दो लेयर है ओबीसीज में, एक है क्रीमी लेयर, एक है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर है और एक है क्रीमी लेयर, ठीक है, एक क्या है भाई, क्रीमी लेयर। तो जो उसमें नॉन क्रीमी लेयर है ना, उनको एक तरीके से इंक्लूड किया गया ओबीसी में भाई, कि जिनको एक तरीके से 27% रिजर्वेशन मिलेगा। इसीलिए देखना कभी भी आप फॉर्म अगर आप रिजर्वेशन, जैसे आपका मान लो कि जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो आपको, अगर मान लो कि आपका एज खत्म हो गया तो आप ओबीसी के हैं और नॉन क्रीमी में, तो आपको 5 साल या 4 साल एज पर द नोटिफिकेशन आपकी एज बढ़ जाती है, आप एलिजिबल हो जाते हैं आगे आने वाले साल के लिए आप एग्जाम देने के लिए। तो आप देख रहे हैं उसमें नॉन क्रीमी, जो कि ओबीसी क्रीमी लेयर है, शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ रिजर्वेशन। क्रीमी लेयर को नहीं रखा गया, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर को रखा गया। अब खैर, तो अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस भी एक तरीके से ईबीसी एक तरीके से दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें 5% के आसपास। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो मंडल कमीशन बनाया गया था बैकवर्ड क्लासेस को, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे, ठीक है। आर्टिकल 17 आते हैं। आर्टिकल 17 जो है वो क्या करता है, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि आप छुआछूत नहीं कर सकते। अगर आपको मान लो कि छुआछूत की भावनाओं से देख रहा है, ठीक है, अनटचेबिलिटी से, इट एबॉलिश द अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड द प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। अगर कोई भी बंदा अगर आपसे अनटचेबिलिटी के बारे में ऐसे कि नहीं भाई तुम नीचे जाते क्या, मैं तुम्हारे से पानी कैसे पीऊँ। ऑफिस में जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस में 2 ऑफिसर है, एक मान लो कि पंडित है, या एक मान लो कि एक खान है, या फिर एक मान लो क्रिश्चियन के सबसे बड़े जो जाति, जो सो कॉल्ड बहुत बड़े जाति, अब कोई जाति बड़ा या छोटा नहीं होता है मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन जो भी है, अब वो एससी का बंदा है, उसने पानी दिया, मान लो, अब बोला गया तू मेरे को पानी क्यों दे रहा है, तो एक तरीके से वो गड़बड़ है। मतलब आप अभी भी क्या कर रहे हो, अनटचेबिलिटी। तो वो बंदा आपके खिलाफ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि आप उसका फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं। क्योंकि और ये इंक्लूड करने का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो भीमराव अंबेडकर को जाता है, क्योंकि आपने अगर अंबेडकर की कहानी या जीवनी को थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उन्होंने बहुत संघर्ष से, उनकी माँ जो है बहुत दूर तक पानी लाने जाते थे, जबकि उसके गांव में एक कस्बे में वहाँ पर पानी हुआ करता था, वहाँ कुआं हुआ करता, लेकिन उस कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था। तो भाई कहीं ना कहीं संघर्ष से चीज़ें निकलती हैं। तो आप लोग भी अगर संघर्ष कीजिएगा, अगर पढ़ाई कीजिएगा सही तरीके से, तो आप लोग भी 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट में आराम से, वैसे तो मेरी दुआ है भाई कि आप लोग 1 अटेम्प्ट में निकालें एनडीए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब ना आपको काम देगा। और भी इंटरव्यू में, जैसे कि आप एसएसबी वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको थोड़ा सा आपको चीज़ों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में या पॉलिटी के बारे में पूरा अगर पता होगा तो आप और भी अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे, कुछ बातें कोट भी कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसे में तो बहुत इंपॉर्टेंट, द टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1950। ये टर्म जो है वो कहीं डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन अनटचेबिलिटी के बारे में बात जरूर किया गया है आर्टिकल 17 में। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए भाई। आगे देखो आर्टिकल 18 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या बोला गया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो आपको पद दिया जाता है, इट एबॉलिश द टाइटल और मेक फॉर प्रोविजन इन दैट रिगार्ड। क्या बोला गया, पहला, इट प्रोहिबिट्स दैट अ स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट द मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एनी बॉडी वेदर अ सिटीजन और अ फॉरेनर। क्यों प्रोहिबिट करता है कि कोई भी स्टेट जो है वो कॉन्फर एनी टाइटल दे सकता है, किसके, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स, ये रोकता है भाई सिटीजन को, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट्स, कि कोई भी टाइटल को वो ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि कोई भी अगर फॉरेन स्टेट से अगर कोई भी पद आता है तो वो उसको एक तरीके से बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से होल्ड नहीं कर सकता है। प्रोहिबिट करना मतलब कि एक तरीके से नहीं कर सकते। नो सिटीजन और फॉरेनर्स होल्डिंग एनी ऑफिस
ऑफ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कोई भी सिटीजन या कोई भी फॉरेन सिटीजन जो है हमारे देश में जो रह रहा है, ठीक है, वो कोई भी अपने मतलब वो जो ऑफिस कहीं काम कर रहा है वो अपने लिए ना काम करके वो देश के लिए काम करे। अगर नहीं कर रहा है तो एक तरीके से दिक्कत हो सकता है। भारत रत्न और पद्म विभूषण कांट बी यूज्ड बाय द recipients as a title and therefore does not comes within the constitutional prohibition। याद रखिए, भारत रत्न और पद्म विभूषण कांट बी यूज्ड, कोई भी रिसिपिएंट के द्वारा एक टाइटल के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं लिख सकता है वो ना। ठीक है, तो याद रखना कोई भी कांट बी यूज बाय रिसिपिएंट्स एज अ टाइटल। जैसे मान लो कि अभी सचिन तेंदुलकर को क्या मिला है भाई, भारत रत्न मिला है, तो वो उसको टाइटल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, therefore does not comes within the constitutional prohibition। जैसे कि यहाँ पर एक्सेप्ट बोला गया क्या, कौन सा टाइटल, मिलिट्री का टाइटल, तो लिखते हैं ना सब कि जनरल के एक्स जनरल ऑफिसर, कहीं वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कभी आप सचिन तेंदुलकर के घर में ये कभी वो नहीं लिख सकते हैं कि भाई मैं भारत रत्न ये ना, कभी नहीं। क्लियर, इट डज नॉट कम्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी आया था भाई उधर। ठीक है, अब आते हैं राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब क्या, आर्टिकल 19 में इट गारंटीड ऑल द सिटीजन ऑफ 6 राइट्स। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है भाई। राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आप आराम से एक ग्रुप बना सकते हो जो कि विदाउट आर्म है, मतलब जैसे जलियांवाला बाग हुआ था ना, तो वहाँ पर एक तरीके से राइट टू फ्रीडम, या फिर जो असेंबल पीसफुली हुए थे लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ पर गोलियाँ चलवाई गई थी भाई। ठीक है, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। राइट टू असेंबल मतलब बहुत सारे लोग अगर साथ में मिलकर आकर अगर ग्रुप में कुछ बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और बिना कोई आर्म के, तो वो आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव बना सकते हैं, मतलब ग्रुप बना सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो जैसे अगर कोई बंदा को अगर महाराष्ट्र में मारा जा रहा है, ठीक है, अगर कोई यूपी का, उत्तराखंड का, बिहार का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का कोई बंदा है और उधर का मारा पीटा जा रहा है, या यहाँ या उत्तराखंड में किसी बच्चे को मारा पीटा जा रहा है कोई दूसरा स्टेट महाराष्ट्र का, तो एक तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि आपको वो अधिकार दिया गया है कि आपको पूरे टेरिटरी में कहीं भी एक तरीके से घूम सकते हैं। अगर कहीं भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप आर्टिकल 19 से 22 या फिर आर्टिकल 19 में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका रिट पिटिशन फाइल होगा और सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपको अधिकार है कि आप कोई भी स्टेट में, अपने देश के अंदर कोई भी स्टेट में जहां मन चाहे वहां पर आप रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी आप नौकरी चाकरी कर सकते हैं। कैरी एनी ऑन एनी एजुकेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटिन्यूड 7 बट द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। देख रहे हो, यहाँ भी प्रॉपर्टी हटा दिया गया। देख रहे हो क्या बोला गया कि जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी के तहत क्या बोला गया था, राइट टू आप कहीं भी एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं या फिर जमीन को बेच सकते हैं, वॉज डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 and there are 6 rights are protected against only the state action and not a private individuals। याद रखना, इसमें कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स कुछ नहीं कर सकता। स्टेट अगर कोई भी जमीन अगर लेना है स्टेट को तो आराम से ले सकती है, उसके बदले मुआवजा देगी। ऐसी बात नहीं कि सरकार जमीन लेगी बस वो तानाशाह जैसा, ना, वो नहीं कर सकती है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर एक तरीके से लीगल राइट दिया गया हमें। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये आर्टिकल 19 में एक तरीके से डिस्कस किया गया है। क्लियर, आगे आ जाओ भाई। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, ठीक है।